एपिसोड स्टार्ट होता है तो टोंग युनलू को बताती है कि हमारा सारा जेवर ली उठाकर ले गया है और टोंग को भी बुखार चढ़ जाता है, इसीलिए वो लियू से दवाई मांगने के लिए आती है। मगर लियू ही उसे जानबूझकर मना कर देता है कि सारी दवाई खत्म हो चुकी है, उससे बदला लेने के लिए। युनलू समझ जाती है कि अब ये मुझे टॉर्चर करेगा, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए वो उसे अपना लॉकेट दिखाने लगती है जिस पर जियो की रिंग का स्टैम्प लगा हुआ है। अब जियो की रिंग का स्टैम्प देखते ही समझ जाता है कि ये जियो की रिंग का निशान है और युनलू भी इसके सामने जानबूझकर ऐसे दिखा रही होती है कि जैसे ये जियो की लवर है। और ये समझते ही वो तीर की तरह सीधा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारे पीछे जियो है। अब इसके बाद तो वो उसके सारे जेवर वापस लौटा देता है, उसे दवाई भी दे देता है और उसकी फुल खिदमत कर रहा होता है। मगर साथ ही साथ वो जितना खर्चा युनलू पर कर रहा होता है उसका बिल बनाकर ये जियो को भिजवा देता है। मगर इसे शक हो रहा होता है कि कहीं युनलू झूठ तो नहीं बोल रही कि जियो इसका लवर है, क्योंकि अभी तक जियो युनलू के लिए यहाँ आया क्यों नहीं। इसीलिए वो ली से कहता है कि तुम तो युनलू की दोस्त थी ना, तो तुम जाकर पता लगाओ कि आखिर सच क्या है। और साथ ही साथ ये ली को अपनी सर्वेंट बना लेता है। दूसरी ही तरफ जियो को नैनियान के प्रिंस के सारे सीक्रेट सर्विसेज मिल जाते हैं, वो भी उस जेड की वजह से। इतने में ही काओ सारे बिल लेकर आता है जो कि लियू ने इसे भिजवाए थे, और साथ ही साथ जियो को ये भी बता देता है कि युनलू आपको अपना लवर कहती फिर रही है, क्योंकि ये सारी बातें लियू इन्हें बता देता है। तो ये बात सुनकर जियो को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो तो उल्टा खुश हो जाता है कि क्या युनलू ने खुद ऐसा कहा कि मैं उसका लवर हूँ, और फौरन युनलू के पास जाने लगता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि अगर युनलू मेरा नाम यूज करती फिर रही है तो इसका मतलब है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। यहाँ ली युनलू और इसकी मेट को बात करता सुन लेती है और इसे पता चल जाता है कि जियो इसका कोई लवर नहीं है, इसने झूठ बोला था अपने आप को बचाने के लिए। तो ये बात जाकर ली लियू को बता देती है। इसीलिए लियू युनलू को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और उसकी लॉकेट पर जियो के रिंग का निशान भी मिटा देता है, ये कह के कि तुमने ये भी फेक ही बनाया होगा। अब ये देखकर युनलू का भी खून खौल जाता है कि इसकी कैसे हिम्मत हुई मुझे थप्पड़ मारने की। इसीलिए वो रिटर्न में उसे भी लात मार देती है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ प्रिंस फू आ जाता है और इस लियू को और इसके सारे साथियों को पकड़ लेता है, और यहाँ तक कि उसे मारने का भी हुक्म दे देता है, क्योंकि इसने युनलू के साथ जो बदतमीजी की होती है। इसी दौरान जियो भी आ जाता है। अब युनलू के साथ मिसबिहेव देखकर प्रिंस फू युनलू को वापस अपने पैलेस लेकर जाने लगता है, मगर युनलू मना करने लग जाती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना। तो जियो भी युनलू का ही साथ देता है और कहता है कि अभी ये डर गई है, इसको अपने पैलेस लेकर जाने से बेहतर है कि आप युनलू के साथ वॉक पर चले जाएं। अब युनलू जैसे ही जाने लगती है तो जियो उसके हाथ में उसी का ही कार्ड दे देता है। दूसरी ही तरफ युनलू प्रिंस फू को उसी जगह ले आती है जहाँ पर ट्रिब्यूट लेडीज की कब्र है और इन्हें सही से दफनाया नहीं गया। यहाँ लाने के बाद युनलू यहीं पर सारी लड़कियों के साथ कार्ड्स खेलने लग जाती है, और ये करने के लिए इसे जियो ने ही कहा था। जब ही इसके हाथ में वो कार्ड थमाता है ताकि प्रिंस फू के सामने ये ऐसी ऊटपटांग हरकतें करे, तो प्रिंस फू को खुद ही ये बुरी लगी। अब युनलू की ये हरकतें देखकर प्रिंस फू गुस्सा तो करता है कि आखिर ये किस किस्म की हरकतें कर रही थी, मगर अभी भी युनलू इसके दिल से नहीं उतरती। अब जियो इसे मना कर देता है कि अभी आप युनलू को अपने पैलेस लेकर ना जाएं, क्योंकि अभी उसे तौर तरीके नहीं आते कि एक लेडी को कैसे बिहेव करना चाहिए, इसलिए बेहतर है दूसरे घर में शिफ्ट कर दें और उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए टीचर रख दें। तो प्रिंस फू इसकी बात मान जाता है, मगर इससे कहता है कि युनलू कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे ही मेंशन में रहेगी, क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुनकर जियो खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था। दूसरी ही तरफ जियो इससे कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी प्लान फेल नहीं हो सकता, और उसे बता देता है कि अब तुम पैलेस नहीं जा रही हो बल्कि मेरे साथ मेरे घर जा रही हो। अब ये पब्लिकली तो युनलू को मसोलियम से बाहर लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद मसोलियम सेक्रीफाइस आने वाला है, बस उसके अंदर तुम्हें लेट किंग की सारी चीजें यानी कि कपड़े वगैरह वो सब लेकर जाने हैं, सिर्फ शो के लिए कि ताकि सबको लगे कि तुम वहाँ मौजूद हो। उसके बाद मैं तुम्हें वहां से अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी जगह मसोलियम में कोई और आ जाएगी। दूसरी ही तरफ लियांगजू को वैन वैन से मोहब्बत हो जाती है, वो उसी के ख्यालों में खोया रहता है कि इतने में ही वैन वैन उसका जेट वापस करने के लिए आ जाती है, और जाने से पहले उसे कहती है कि ये फ्लावर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे कपड़ों से मैच कर रहे हैं। दूसरी ही तरफ युनलू की स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि उससे काफी जेलस हो रही होती है कि युनलू को प्रिंस फू की इतनी सपोर्ट क्यों मिल रही है। इसीलिए वो अपनी माँ से कहती है कि जाकर मौसूलियम में पता करके आए कि वो कैसी जिंदगी जी रही है। इसी वजह से उसकी माँ मौसूलियम पहुंच जाती है, मगर वहाँ दो मेड्स को बातें करता हुआ सुन लेती है कि युनलू की शिकायत लियू को ली ने बताई थी। अब ली भी काफी बदनाम हो जाती है और उसे लियू की लवर कहने लगते हैं।
अब ये बात सुनते ही युनलू की स्टेप मॉम को रास्ता मिल जाता है और वो ली से बात करने चली आती है। अब वो इसे डराने लग जाती है ये कह के कि लियू ने युनलू के साथ बुरा किया तो प्रिंस फू ने उसकी जान ले ली। तो सोचो जब प्रिंस फू को ये पता चलेगा कि युनलू की शिकायत लगाने वाली तुम थी तो वो तुम्हारा क्या हशर करेगा। अब मौसोलियम सेक्रीफाइस के दिन ये युनलू को नुकसान पहुंचाने के इसे आइडियाज दे रही होती है। अब ये ली तो डर जाती है, इसी वजह से इसकी बातों में आ जाती है। दूसरे दिन जब मसोलियम सेक्रीफाइस का दिन आता है, युनलू लेट किंग की सारी चीजों को लेकर जा ही रही होती है तो ली जानबूझकर युनलू को गिराने लगती है, क्योंकि अगर युनलू के हाथ से लेट किंग की चीजें छूटेंगी तो ये बहुत बुरी बात होगी और फिर युनलू को सजा से कोई नहीं बचा सकता। मगर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जियो फौरन युनलू को गिरने से बचा लेता है। अब युनलू जियो को बता देती है कि मुझे गिराने वाली ये ली है, इसीलिए गार्ड्स उस ली को पकड़ने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर ली फौरन युनलू पर अटैक करने के लिए आ जाती है, मगर जियो युनलू को उससे फिर बचा लेता है। अब मौसोलियम सेक्रीफाइस के बाद युनलू खुद उस ली से बात करती है, मगर बात करने से पहले वो उसके मुंह पर रखकर थप्पड़ देती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो। यहाँ पता चलता है कि ली ये सब कुछ इसलिए कर रही होती है क्योंकि इसे अभी भी उसी बात की खुन्नस होती है कि इसने मुझे क्यों नहीं बचाया, जबकि इसने कहा था कि ये हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करेगी, तो इसने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, और अगर नहीं प्रोटेक्ट कर सकती थी तो मुझे कहा ही क्यों कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब युनलू इसकी ये सारी बातें सुनकर उसे आजाद कर देती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हो। तो ये बात सुनते ही ली शर्मिंदा हो जाती है कि मैंने युनलू को कितना गलत समझा, इसीलिए उससे कहती है कि तुम अपनी स्टेप मॉम से बचकर रहना। अब यहाँ बातों ही बातों में जियो भी युनलू को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो युनलू उसे मना करने लग जाती है कि ये बात तुम ना कहो, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम पर डिपेंड करने लग जाऊं और एक दिन मैं भी ली की तरह बन जाऊं। युल्लू जियो से कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे मेंशन जा रही हूँ, इसीलिए तुम्हारा मुझे हाइनेस कहना कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो जियो मान जाता है और उसे युनलू कह के बुलाने लगता है। अब जियो युनलू को अपने मेंशन ले आता है, मगर उसका मेंशन पैलेस से कम नहीं होता, यहाँ तक कि उसका मेंशन अंदर से इतना बड़ा होता है वो उसे चेयर पर बिठा कर लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ पूरी इसे लग्जरियस लाइफ मिल रही होती है। इतने में ही युनलू को वहाँ वही दरख्त नजर आता है जो कि पैलेस में था, और जियो इस दरख्त को अपने मेंशन में इसलिए ले आता है क्योंकि इस दरख्त से युनलू के साथ इसकी यादें थीं। अब युनलू इस दरख्त को देख ही रही होती है तो सर पे फूल गिर जाता है, इसीलिए वो खुद उसके सर से फूल हटाने लगता है। इनका ये रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा होता है कि इतने में काऊ आकर युनलू को खाने के लिए लेकर चला जाता है। सब वहां से चले जाते हैं, मगर जियो उस फूल को ही देखता रहता है और ये हरकत करते हुए उसे काऊ देख लेता है और उसे सवाल करता है कि आप कब से फूल खाने लगे। दूसरी ही तरफ जैसे ही इन्हें पता चलता है कि युनलू जियो के मेंशन में पहुंच चुकी है तो प्रिंस फू का सर्वेंट फौरन कहने लगता है कि क्यों ना हम वहां टीचर भिजवा दें जो कि जल्द से जल्द युनलू को सारे मैनर्स सिखा दे। मगर प्रिंस फू इनकार कर देता है कि अभी किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है वरना युनलू नाराज हो जाएगी। मगर उसका सर्वेंट उसकी नहीं सुनता, उसके मना करने के बावजूद भी युनलू के पास टीचर भिजवा देता है। दूसरी ही तरफ जियो वैन वैन को अपने मेंशन में बुला रहा होता है, मगर इसे पता चलता है कि वैन वैन के साथ लियांग जू भी छुपकर यहाँ इसके मेंशन में आ रहा है। तो जियो को शक होता है कि शायद वो यहाँ किसी मकसद के लिए आ रहा है। यहाँ पता चलता है कि जियो ने वैन वैन को इसलिए बुलाया होता है क्योंकि प्रिंस फू तो इसका भाई होता है और ये चाहता है कि वैन वैन प्रिंस फू को युनलू से दूर रखने में इसकी मदद करे। अब लियांगजू वैन वैन के साथ छुप कर आया होता है उसकी मेट के रूप में और जियो लियांगजू को देख लेता है। अब लियांगजू का यहाँ पेट खराब हो जाता है, इसीलिए ये यहाँ वॉशरूम ढूंढने लगता है, मगर इतने में ही कोई शख्स इसे देख लेता है और पहचान लेता है कि ये लड़की नहीं है, इसीलिए उसे चोर समझने लगता है। तो लियांगजू अपनी जान बचाने के चक्कर में युनलू के रूम में आ जाता है और युनलू उसे देखकर डर जाती है, इसीलिए उसे डंडा मार देती है। अब यहाँ लियांगजू पकड़ा जाता है। अब जियो इससे साफ पूछने लगता है कि तुम यहाँ किसी मकसद के लिए आए हो ना, बताओ नैनियान के प्रिंस ने तुम्हें यहाँ क्या करने के लिए भेजा है। मगर लियांगजू कहता है कि मैं यहाँ किसी मकसद के तौर पर नहीं आया, और इस डर से कि कहीं ये लोग इसे गलत इल्जाम में जेल में ही बंद ना कर दें, ये सच्चाई बता देता है कि मैं यहाँ वैन वैन की वजह से आया हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। वैन वैन जब उसकी ये बात सुनती है तो फौरन अंदर आकर उस पर गुस्सा करने लगती है। लियांगजू वैन वैन को पसंद करने की वजह ये बताता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेरी माँ के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम ही हो, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। यहाँ युनलू जियो से पूछती है कि मैंने लियांगजू को डंडा मारा था, क्या इसकी सजा मुझे मिलेगी। तो जियो
से कहता है कि मेरे होते हुए यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें सजा दे, और वैन वैन ने इसका जेड भी वापस कर दिया होता है, इसीलिए ये खुश हो रहा होता है। मगर वैन वैन कहती है कि मैंने वो जेड जियो के कहने पे तुम्हें वापस किया था। ये बात सुनते ही लियांगसू जेलिस होने लग जाता है और कहता है कि आखिर तुम जियो के इतने क्लोज क्यों हो और इसके घर पर भी क्यों आई हो इससे मिलने के लिए, कि ये तो कास्ट्रेटेड मैन है और उसकी काफी बुराई करता है। जियो के बारे में कोई बुरा बोले ये युनलू से बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो जानबूझकर वैन वैन को बता देती है कि लियांगजू ये कहना चाहता है कि तुम्हारा और जियो का आपस में कोई रिलेशन है। ये बात सुनकर वैन वैन लियांगजू पर और गुस्सा करती है। इन सब के यहाँ से आने के बाद जियो युनलू से पूछता है कि आखिर तुमने मेरी साइड क्यों ली, क्या तुम्हें बुरा लगा कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? तो युनलू कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, अगर कोई तुम्हें बुले करेगा तो मैं उसे ठीक ठाक सबक सिखाऊंगी। मगर साथ ही साथ वो ये भी कह देती है कि अगर तुम कास्ट्रेटेड मैन ना होते तो तुम्हारी वैन वैन के साथ जोड़ी बहुत ही परफेक्ट होती। ये बात सुनकर जियो का मुंह बन जाता है। अब युनलू लियांगजू के बारे में काओ से पूछती है कि आखिर ये है कौन, तो काओ उसे पूरी कहानी समझा देता है कि ये नैनयान के प्रिंस का भाई है जिसे जियो पकड़ना चाहता है, और इससे पहले वो नैनयान के प्रिंस को पकड़ने के बहुत करीब था, मगर तुम्हें बचाने के चक्कर में वो वापस आ गया। साथ ही साथ वैन वैन प्रिंस फू को युनलू से दूर रहने का कह रही होती है कि वो इस पैलेस के लिए सूटेबल नहीं है। मगर ये बातें सुनकर प्रिंस फू उल्टा इमोशनल होने लग जाता है कि बचपन से लेके अब तक मैं लोगों की सिर्फ सुनता ही आया हूँ, अब जबकि मैं किंग बन चुका हूँ तब भी क्या मैं अपने कोई फैसले नहीं कर सकता, और काफी इमोशनल बातें करने लगता है। इसीलिए वैन वैन घबरा जाती है और प्रिंस फू को युनलू से मिलाने के लिए मान जाती है। दूसरी ही तरफ जियो जो नैनयान के प्रिंस की सीक्रेट सर्विसेज की लोकेशन पता कर रहा था, उसमें से एक जगह इसे मिल जाती है जिसमें नैनयान के प्रिंस के लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए जियो खुद जाने लगता है और काओ को अपने मेंशन में ही रोक देता है, ये कह के कि तुम युनलू का ख्याल रखना, उसे प्रोटेक्ट करना। मगर जियो के वहाँ से जाते ही मैडम चैन आ जाती है जो कि युनलू को डिसिप्लिन सिखाने के लिए आती है, और इसके सिखाने के तरीके काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। युनलू और काओ मैडम चैन को यहाँ देखकर यही सोचते हैं कि शायद जियो ने इन्हें यहाँ बुलाया है। अब मैडम चैन जैसे ही युनलू को काओ का हाथ पकड़े देखती है तो डंडा लेकर उसे मारने लगती है, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसके पीछे भागने लगती है, और उधर जियो वहाँ के सारे लोगों को पकड़ लेता है। इतने में काओ आकर जियो को सारी कहानी बता देता है कि मैडम चैन वहाँ आई हुई है युनलू की टीचर बनके, और काओ को पता चल जाता है कि मैडम चैन को वहाँ जियो ने नहीं भेजा। इतने में ही वैन वैन जियो को मिलने के लिए बुला लेती है और उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती युनलू को प्रिंस फू से दूर रखने में। दूसरी ही तरफ मैडम चैन युनलू को अपना सर्व करना सिखा रही होती है, मगर सीखने के बजाय युनलू काओ को डिशेस खिला रही होती है कि इतने में ही मैडम चैन उन्हें खाना खाता हुआ पकड़ लेती है। अब जब जियो वापस आता है तो उसे शानदार नजारा देखने को मिलता है कि मैडम चैन डंडा लेकर युनलू के पीछे भाग रही होती है, और युनलू को जैसे ही जियो वहाँ दिखता है तो वो उसके पास भागी चली आ रही होती है, मगर इतने में ही उसका पाँव फिसलता है और वो मुंह के बल जाकर गिरती है और रोने लगती है। अब ये देखकर जियो को बड़ा गुस्सा आता है, इसीलिए वो मैडम चैन को निकाल बाहर करता है, ये कहकर कि आपकी वजह से युनलू इतना परेशान हुई, इसी वजह से ये लोग भी दबकर चली जाती हैं कि हम भी युनलू को नहीं सिखा सकते। अब इतने में ही युनलू गुस्से में बैठी होती है, नाराज हुई भी होती है जियो से, क्योंकि युनलू को यही लग रहा होता है कि इस मैडम चैन को जियो ने भेजा था, मगर जियो ऐसे बता देता है कि मैडम चैन को मैंने यहाँ नहीं बुलाया था। जियो उसके लिए दवाई भी लेकर आता है, उसके बावजूद भी वो उस पर गुस्सा कर रही होती है कि इतने में ही प्रिंस फू आ जाता है। वहाँ प्रिंस फू जियो से माफी मांगने लगता है कि मैंने उस मैडम चैन को नहीं भेजा था बल्कि मेरे सर्वेंट ने भेजा था, और जब जियो ये बताता है कि युनलू ने उसकी टीचिंग काफी सफर की तो प्रिंस फू युनलू से फौरन मिलने के लिए चला आता है। मगर यहाँ तो युनलू बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाती है, और प्रिंस फू को ये लोग डिनर के लिए रोक लेते हैं, इसीलिए खुद उसे खाना सर्व करने लगती है। और जब प्रिंस फू उसे अपने साथ बैठकर खाना खाने को कहता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है तो उसे साफ इनकार कर देती है, ये कह के कि मैडम चैन ने मुझे मना किया है, हाथ धुले ना बैड मैनर्स होते हैं और कभी भी साथ बैठ के खाना नहीं खाया जाता। वो जानबूझकर कुछ ज्यादा ही मैनरफुल बन जाती है। अब ये देखकर जियो काफी जेलस होता है, इसीलिए गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और प्रिंस फू का अलग मुंह बन जाता है और वो गुस्से में अपने सर्वेंट की तरफ देख रहा होता है कि और भेजो टीचर्स युनलू के पास। दूसरी तरफ प्रिंस फू जब जाने लगता है तो उसका सर्वेंट जियो से कहता है युनलू कुछ ज्यादा ही मैनरफुल बन चुकी है, इसीलिए ये जियो से कहता है कि तुम युनलू को ड्रीम हाउस भेज दो वहाँ जाकर, ताकि वो ये सीखे कि लड़कों का दिल कैसे जीता जाता है और एक लड़की को कैसे रहना चाहिए। अब ये सारी बातें काओ सुन लेती है और युनलू को आकर बता देती कि जियो तुम्हें ड्रीम हाउस भेज रहा है। अब ये बात सुनकर युनलू को काफी गुस्सा आने लगता है कि जियो मेरे पीठ पीछे प्रिंस फू का साथ दे रहा है और मुझे ड्रीम हाउस भेजना चाह रहा है। जियो आकर उससे बात करने लगता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे काफी बातें सुनाने लगती है कि अगर तुम मुझे ड्रीम हाउस भेजना चाहते हो तो मैं वहाँ चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। अब ये सारी बातें सुनकर जियो को भी
गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कह देता है कि हाँ, जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। तो युनलू भी गुस्सा करते हुए जाने लगती है तो उसका पाँव पिलर पर लग जाता है और कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अब दूसरे दिन जियो युनलू का इंतजार कर रहा होता है कि वो रूम से बाहर आए, मगर उसे पता चलता है कि वो सुबह सवेरे ही ड्रीम हाउस जाने के लिए निकल गई। तो ये बात सुनकर जियो को गुस्सा तो आता है, मगर उसके बावजूद भी वो काओ को युनलू के पीछे भेजता है कि उसे फॉलो करो और उसकी पल पल की खबर मुझे लाकर दो। दूसरी ही तरफ युनलू ड्रीम हाउस पहुंच जाती है और ड्रीम हाउस की जो मालिक होती है और इसका नाम होता है मैंग, वो रोज अपनी विंडो में आकर डांस करती है और सारे कस्टमर उसे फ्लावर फेंकते हैं और जिसका फ्लावर उसे पसंद आता है वो उसे अंदर बुला लेती है। अब युनलू चालाक होती है, अब सारे के सारे तो फ्लावर फेंक ही रहे होते हैं, इसीलिए वो सिर्फ फ्लावर की डंडी फेंकती है। इसी वजह से वो उसे अंदर बुला लेती है कि इसने कुछ अलग चीज फेंकी। अब मैंग युनलू की बातों से और हरकतों से इम्प्रेस हो जाती है। अब युनलू तो मैंग को ये बताना चाह रही होती है कि मैं यहाँ सिर्फ तफरी के लिए आई हूँ, मगर जब वो वहाँ काऊ को खड़ा देखती है तो मैंग से कह देती है कि मैं आपकी स्टूडेंट बनने आई हूँ कि लड़कों का दिल कैसे जीता जाए। तो ये बात सुनकर मैंग उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, मुझे स्माइल करके दिखाओ कि अगर तुम्हें किसी को स्माइल देनी हो तो तुम कैसे करोगी। तो युनलू जैसे ही उसे स्माइल करके दिखाती है तो मैंग समझ जाती है कि लड़कों का दिल जीतने में ये बिल्कुल टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेस्ट यही है कि मैं तुम्हें ये डांस सिखाऊं। और उससे कहती है कि जब तक तुम ये डांस सीख नहीं जाती तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो। अब ये सासीन जाकर काउ जियो को बता देता है कि युल्लू कुछ दिनों के लिए वहीं रुक रही है और डांस सीख रही है। काउ उससे पूछता है कि आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं, मगर जियो कहता है कि मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। तो काउ कहता है कि फिर आपका खून क्यों खौल रहा है। अब साथ ही साथ वैन वैन का दिल जीतने के लिए लियांगजू भी मैंग के पास आ जाता है कि आप मुझे सिखाएं। अब युल्लू को भी इस पर शक होता है कि इसके भाई के और जियो के आपस में इतने मसले मसाइल चल रहे हैं और ये यहाँ वैन वैन के पीछे पड़ा है और इसे यहीं कैसे मोहब्बत हो सकती है। इसीलिए इसे ऐसा लगता है कि ये किसी और मकसद के लिए वैन वैन के पीछे पड़ा है। इसीलिए सच्चाई जानने के लिए ये लियांगजू की मदद करने के लिए मान जाती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी वैन वैन का दिल जीतने में। और जानबूझकर लियांगजू के बनाए हुए फ्लावर्स, जो कि फ्लावर्स लग ही नहीं रहे होते, उसको कहती है कि तुम ये जाकर वैन वैन को दे दो, वो बहुत खुश होगी। और साथ ही साथ युनलू अब जियो पर गुस्सा नहीं होती बल्कि उल्टा उसकी तारीफ ही करती है कि उसने मेरी काफी मदद की है, मैं अब उस पे और बर्डन नहीं डालना चाहती। इसीलिए वो जियो की मदद करने के लिए ही लियांगजू पर नजर रखी हुई होती है। अब ऐसे ही लियांगजू अपने बनाए हुए इतने खूबसूरत फूल जब वैन वैन को देता है तो पिट कर आता है और युनलू के बताए हुए बेकार बेकार आइडियाज पर अमल कर करके वो और वैन वैन से डांटे खाता रहता है और हर दिन हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। और इन्हीं सब कामों के दौरान युनलू अपनी डांस की प्रैक्टिस भी जारी रखती है। अब इतने दिनों के बाद जब युनलू ये देखती है कि लियांगजू रोज चला आता है उसके पास मशवरे मांगने के लिए, तो युनलू भी सर पकड़ लेती है कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी, ये सच में ही वैन वैन को पसंद करता है, क्योंकि इतना जलील होने के बावजूद भी कौन किसी के पीछे इतना पागल रहेगा। अब लियांगजू वैन वैन को फूल देने के लिए सारे फूल निकाल लेता है। अब लियांगजू की इन एफर्ट्स को देख कर वैन वैन का दिल भी कहीं न कहीं पिघलने लगता है और इन्हीं दिनों के दौरान युनलू भी बहुत अच्छा डांस करना सीख लेती है। अब मैंग लियांगजू को प्यार क्या होता है ये सिखाने लगती है और उसे मशवरा देती है कि तुम वैन वैन के आगे पीछे बहुत घूम लिए, अब वक्त है कि तुम उससे ना मिलो, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान के इर्द गिर्द लगातार घूमने से वो इंसान इरिटेट हो जाता है, मगर अगर आप उसके सामने ना जाएं तो उसकी आंखें आप ही को ढूंढने लगेगी। अब ये बातें युनलू भी बड़े गौर से सुन रही होती है। अब युनलू इस ड्रीम हाउस में होती है, इसी वजह से जियो किसी न किसी मकसद से ये ड्रीम हाउस ही बंद करवा रहा होता है, इसीलिए इस केस में ये मैंग उलझी हुई होती है, मगर इसे नहीं पता होता कि ये सब जियो करवा रहा है। इसीलिए वो युनलू से कहती है कि कल मैं विंडो पर नहीं खड़ी हो सकती, इसीलिए तुम मेरी जगह खड़ी हो जाओ कस्टमर से मिलने के लिए। अब दूसरी ही तरफ टैंग काओ को युनलू का मैसेज भिजवाती है जियो के लिए और मैसेज ये भिजवाया होता है कि लियांगजू पर शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच में ही वैन वैन को पसंद करता है। अब ये बात सुनते ही जियो खुश हो जाता है कि युनलू को मेरी फिक्र है, इसीलिए वो मेरे लिए लियांगजू को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ तक कि काओ भी कहता है कि युनलू काफी अच्छी है, अब आपको उस पर गुस्सा करना खत्म कर देना चाहिए। तो जियो काओ से कहता है कि कल जाकर तुम युनलू से कह देना कि घर वापस आ जाए। दूसरे दिन काओ किसी गरीब बच्ची से सारे फ्लावर्स खरीद लेता है और ड्रीम हाउस के बाहर खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए टैंग उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम कास्ट्रेटेड मैन होने के बावजूद भी यहाँ खड़े हो। और उसी समय युनलू मैंग के गेटअप में नकाब करके आती है और डांस करने लगती है। काओ तो युनलू को बिल्कुल नहीं पहचानता, मगर टैंग उसे बता देती है कि ये युनलू है। अब ये बात फौरन वो जियो को बताने के लिए आ जाता है। तो ये बात सुनकर जियो बहुत जेलस होने लग जाता है कि युनलू सबके सामने डांस कर रही थी, मगर जब काओ उसे ये बताता है कि युनलू ने नकाब किया हुआ था मगर उसने मैंग के कपड़े पहने हुए थे, तो ये सुनकर जियो और तपने लग जाता है, क्योंकि मैंग की
ड्रेसिंग थोड़ी बोल्ड है और वापस काओ को युनलू के पास भेजने लगता है कि जाओ देखो कि अब वो क्या कर रही है। तो अब काओ साफ इनकार कर देता है कि अब मैं ड्रीम हाउस नहीं जाऊंगा क्योंकि टैंग मेरा मजाक उड़ा रही थी और अगर आपको युनलू की इतनी फिक्र है तो अब आप खुद जाकर उसे वापस ले आए। अब जियो इतना जेलस होने लग जाता है कि अब वो खुद फैसला कर लेता है कि वो युनलू को वापस ले आएगा। इसीलिए सुबह होते ही वो ड्रीम हाउस पहुंच जाता है, मगर जैसे ही वो युनलू को डांस करता हुआ देखता है तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। मगर जैसे ही युनलू की नजर जियो पर पड़ती है तो उसका बैलेंस आउट होने लगता है और वो गिरने लगती है। तो जियो सब छोड़ छाड़ कर उसे गिरने से बचा लेता है। अब जियो ऑकवर्ड होने लग जाता है, इसीलिए युनलू से कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाना। मगर युनलू को बचाने के चक्कर में वो अपनी तलवार पानी में ही गिरा देता है, इसीलिए उसे बड़ी मेहनत से अपनी तलवार ढूंढनी पड़ रही होती है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।